तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के ऊपर, जो परमानेंट भारत की विदेश नीति के स्थायी जो तत्व हैं, मुख्य सिद्धांत हैं, उनकी हम बात कर रहे थे, जिनमें इससे पूर्व वीडियो में हमने बात की थी कि भारत की मूल जो नीति है, भारत की विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत है, उनमें भारत ने हमेशा नंबर 1 हमने बात की थी कि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसको हमेशा प्रमुखता दी है। 2 नंबर पे हमने बात की थी कि भारत की नीति है वो गुटनिरपेक्षता की नीति, शुरू से लेकर आज तक हमने कभी भी महाशक्तियों के अन्याय को या अन्य महाशक्तियों के बीच में तनाव को हमने हमेशा कम करने का प्रयास किया है। अपनी विश्व में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए तनाव, शिथिलता और शांति की बात हमने हमेशा की है, और आज भी हम गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम है। ठीक है। तीसरी बात हमने की थी कि भारत सैन्य गुटों से हमेशा अलग रहा है। भारत ने सैन्य गुटों के साथ संधि नहीं की। भारत हमेशा से प्रयास रहा है उसका कि जो शांतिपूर्ण संधियां हैं वो हो, मित्रतापूर्ण संधियां हो, हर राष्ट्र खुद जिए, दूसरों को जीने दे, खुद आगे बढ़े, दूसरे बढ़े। ये हमारा एक प्रारंभ से लेकर आज तक एक बड़ा लक्ष्य रहा है और आज भी है। और मैंने उसका रीजन भी आपको बताया था कि भारत की विदेश नीति पर सबसे अधिक जो प्रभाव आपको देखने में मिलता है वो पंडित नेहरू जी का मिलता है, जिन पर मुख्य रूप से महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव था। तो अहिंसा, विश्व शांति, ये हमारे प्रमुख आदर्श रहे हैं। उसके बाद में हमने बात किया था कि भारत की विदेश नीति हमेशा से उसने उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत ने हमेशा, कहीं भी उन्होंने उपनिवेशवाद को जहां भी देखा है, खुल के भारत ने उसका विरोध किया है, उसकी आलोचना की है। भारत ने हमेशा रंग भेद की नीति का विरोध किया है, नस्ल भेद की नीति का विरोध किया है, और जहां भी साम्राज्यवाद है, जहां किसी राज्य के पराधीनता की स्थिति दिखाई देती है, तो वहां भी भारत ने हमेशा खुल के विरोध किया है। तो ये भारत का उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद और नस्ल भेद के विरोध की रीति भारत की हमेशा से रही है। भारत ने हमेशा इनका खुलकर विरोध किया है। अब हम इस वीडियो में इनसे आगे बढ़ते हैं कि अगली जो नीति कौन सी है जिसको लेकर भारत आज भी अपनी विदेश नीति में शामिल रखता है। देखिए, इनसे आप अर्थ ये नहीं लगाएं कि हर परिस्थिति में, परिस्थितियां यदि परिवर्तनशील हो, मैंने पूर्व में बताया था आपको कि ये तो हमारे मूल भाव हैं। जैसे आपके एक मूल स्वभाव होता है और एक वो स्वभाव होता है जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ये जो 2 भाव आपके दिखाई देते हैं, इन पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो परिवर्तनशील जो परिस्थितियां होती हैं उनमें हमें अपनी, जहां हमें डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता है तो हम अपने समझौते हम करते हैं। इसी प्रकार सुरक्षा और संप्रभुता के लिए यदि हमें हथियार उठाने पड़ते हैं, युद्ध करना पड़ता है, तो उस स्थिति में ही हम युद्ध करते हैं। केवल ऐसा नहीं, हमारी नीति आक्रामकता की नहीं है, लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टि से जहां भी है वहां हमने, भारत ने कभी भी समझौता नहीं किया है। ठीक है ना। तो विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है कि सामान्य जो हमारा एक स्वभाव है दूसरे राष्ट्रों के प्रति, वो सामान्य तय कैसा है, ये मूल सिद्धांत होते हैं। तो हम मूल सिद्धांतों में अगली जो बात कर रहे हैं वो है पंचशील की नीति का समर्थन। हमने पंचशील की नीति का हमेशा से समर्थन किया है। विश्व में पंचशील की नीति को पूरी तरीके से देने का प्रयास किया है। और यदि हम औपचारिक बात करें तो आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता भी किया गया है, जब वहां के राष्ट्रपति चाउ एन लाई और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये समझौता विधिवत रूप से भी किया था। हालांकि ये अलग बात है कि 1962 में इस समझौते का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए उन्होंने, जो चाइना ने है, इसका कंप्लीट इसका विरोध कर दिया था। तो 1954 में जो एक स्थिति आपको देखने को मिलती है, एक विधिवत रूप से जो पंचशील समझौता है औपचारिक रूप से, वो हमने किया है। उसके अलावा भी हमने पंचशील के सिद्धांतों को लेकर भारत के, पाकिस्तान के साथ भी हमने लगभग इन्हीं सिद्धांतों की पालना हमने अपनी तरफ से पूरी तरीके से की है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जहां जहां देखेंगे हमने हर राष्ट्रों के साथ इन पंचशील की नीति का समर्थन करते हुए अपनी नीति को हमने एक दिशा प्रदान की है। ठीक है ना। तो पंचशील की नीति का सीधा सा अर्थ आप समझ गए होंगे। 5 नियम हैं, 5 प्रकार की जो विश्वास, एक सिद्धांत हैं जो हमारी विदेश नीति में रहे हैं। एक तरीके से दूसरे राष्ट्रों से जो कूटनीतिक संबंध आप जब करते हैं तो उनमें हमारा ये स्वभाव ये रहा है पंचशील का। ठीक है ना। जैसे जैन धर्म में आप सुनते हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, इस तरह के जो आप नियम सुनते हैं ना, वैसे ही नियम
कंट्री ने भी, भारत ने भी अपना रखे हैं दूसरे राष्ट्रों के प्रति अपना जो व्यवहार है उसके अंदर। जिसमें मैं बात करूं आपसे पंचशील सिद्धांत की, तो उसमें पहला सिद्धांत आता है क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, कि हम एक दूसरे के क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करेंगे, जो हमने जैसे भारत और चीन के बीच में किया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। तो एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, अर्थात हम उनके किसी प्रकार के मामलों में उनको हम तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, सीमाएं जो रेखा है उनका सम्मान करेंगे, और एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसमें अनावश्यक दखलंदाजी न देते हुए उसका रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत था पंचशील का, वो था अनाक्रमण का, कि हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण की स्थिति बनाए रखेंगे। तीसरी इसमें आती है अहस्तक्षेप, अर्थात आंतरिक मामलों में, मान लीजिए पंचशील में कि हम भाई आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अहस्तक्षेप की नीति यह कहलाती है, जिसमें अहस्तक्षेप भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना गया है। और हम अनावश्यक, आज भी आप देखते हैं, हम अनावश्यक आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पारस्परिक सहयोग और मित्रता की नीति, ठीक है, एक दूसरे को जहां तक आवश्यकता होगी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, मित्रतापूर्ण नीति का समर्थन करेंगे और मित्रतापूर्ण नीति को आगे बढ़ाएंगे। ये हो गई चौथा जो उसका सिद्धांत है। और पांचवा सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जो मैंने अभी आपसे बात की थी, जियो और जीनो दो की नीति, जिसमें हम एक दूसरे के अस्तित्व को रक्षा भी करेंगे। किस तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरीके से हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात है कि हम विश्व में हमारे अस्तित्व को जो और अधिक विकास की तरफ अग्रसर करेंगे, बढ़ाएंगे, उसमें हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर जहां जो संभव होगा हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये पांच सिद्धांत, ठीक है ना, संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, पारस्परिक मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये पंचशील के जो सिद्धांत हैं, ये भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। तो इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति अपना जो पंचशील के मामले में है, ये भी इसको कायम रखे हुए है। आज भी भारत की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगली जो भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषता आती है वो ये है कि भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी शांतिपूर्ण मिशन हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, चार्टर समझते हैं ना आप क्या है? चार्टर का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, ठीक है ना। हर सिस्टम को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है, ताकि हमें ध्यान में रहे कि वो संगठन किस लिए बना है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या होगा, प्रक्रियाएं क्या होगी, ठीक है, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो इन सब के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो उन्हीं नियमों को हम, जैसे राज्य की व्यवस्थाएं चलाते तो हम उसको क्या कहते हैं? संविधान। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने नियम बना रखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के उद्देश्यों को वह कैसे प्राप्त करेगा, किन तरीकों से। तो जो अलग अलग जो अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, जो धाराएं जिसको हम कहते हैं, वो सारी वो है, उसको हम कहते हैं चार्टर। तो यूएनओ के जो चार्टर है, उस यूएनओ के चार्टर में जितनी भी बातें लिखी गई है, हम हमेशा से उनका सम्मान करते आए हैं, ठीक है ना। तो यूएनओ के सिद्धांतों का समर्थन, ये भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, महत्वपूर्ण भाग रहा है, आज भी है, ठीक है। अगली यदि हम बात करें तो वो ये है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, विधि बनी हुई है, ठीक है ना। तो हमारी विधि तो क्या करती है? ये कहलाती है राष्ट्रीय विधि। हर राष्ट्र में अपनी अपनी विधियां हैं। तो हमारी विधि तो उस स्थिति में काम आती है जब एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को हड़पता है, दूसरे के प्रति अपराध करता है या सिस्टम में अव्यवस्थाएं फैलाने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में विधि का प्रयोग होता है और न्यायालय जो भी उचित उसके अनुसार होता है वो कार्रवाई करके व्यक्ति को पनिशमेंट, सजा देता है, ठीक है। ऐसे ही विश्व में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने पूर्व में पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है और विश्व में व्यवस्थाएं बने, इनके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण
किया है, उसको संहिताबद्ध तरीके से उसका संहिताकरण किया है। और आप अंतर्राष्ट्रीय विधि जब देखेंगे, कई विद्यार्थी आप में से जब एमए वगैरह करेंगे तो उसमें एक पूरी अलग से आपके पूरा एक पेपर आएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि का, जिसमें आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, राष्ट्रीय विधि क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में संहिताकरण क्या होता है, राज्य को नए जो राज्य आते हैं उन वो कैसे उदय होते हैं, राज्य कैसे अपनी सदस्यता खो देता है, राज्य नया राज्य कैसे उदय होता है, हवाई युद्ध के नियम, स्थल युद्ध के नियम, नाकाबंदी, ये बहुत से चीजें हैं वो आप उसमें पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी होती है, ठीक है ना। तो हमने भारतीय विदेश नीति में आप देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि जो भी उसने की है, जो भी समझौता उसने किया है, वो है उसकी अक्षरशः पालना करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। क्लियर है चीज। तो भारत की विदेश नीति ने हमेशा से हमने अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पूरी तरीके से सम्मान किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि जहां तक हो हमने कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया है, और हमने अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनमें भी पूरी तरीके से अपनी आस्था प्रकट की है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में आस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में हमारी जो आस्था है वो भी हमारी विदेश नीति का एक मुख्य भाग रहा है। अगली जो मैं बात करूं आपसे भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत की, तो आप देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति है वो हमेशा से अपने पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संधि बनाने का प्रयास करती रही है और आज भी हम करते रहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए आप देखेंगे ये चूंकि एक स्वाभाविक है कि पड़ोसी राष्ट्रों से विवाद बहुत ज्यादा होते हैं। आपने मनु की परराष्ट्र नीति पढ़ी है, उसमें भी आपने देखा है कि मनु ने भी ये कहा है कि जो सीमाओं के बिल्कुल नजदीक स्पर्श करने वाला अगला राज्य होता है वह शत्रु प्रकृति का होता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी, एक बड़ी शक्ति होने के बावजूद भी, बड़ा राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत ने हमेशा इन राष्ट्रों से सम्मानजनक तरीके से बात की है, संधियां की है, समझौते किए हैं और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमने कभी भी अपनी तरफ से पहल करके इन राष्ट्रों के साथ कोई विवाद नहीं किया, अपनी तरफ से पहल करके इन राष्ट्रों के साथ किसी प्रकार का युद्ध नहीं किया। वो फिर मैं आपको बात कहूंगा कि हमें एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, इनको बचाए रखने के लिए जो प्रयास करने होते हैं उसमें तो कोई भी राष्ट्र पीछे नहीं हटेगा, न भारत उसमें पीछे हटा है। लेकिन भारत का हमेशा से प्रयास आप देखेंगे पड़ोसी राष्ट्रों के लिए, आपने पूर्व में पढ़ा है और हम आगे भी बात करेंगे जब हम गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करेंगे। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने तो एक अलग नीति इनके लिए बनाई थी जो 1996 में बड़ी नए रूप में आई थी और जिसका नाम ही हमने गुजराल सिद्धांत रखा। उस सिद्धांत का तो मूल उद्देश्य ही पड़ोसी राष्ट्रों से बेहतर संबंध बनाना हमने रखा है। उस समय गुजराल साहब ने बिल्कुल इस चीज को क्लियर किया कि हम बड़े हृदय के साथ, इन ओपन हार्ट, हम इन राष्ट्रों से विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, स्वयं पहल करेंगे, और जहां भी इन राष्ट्रों में कहीं कोई चीज को लेकर हमारे प्रति कोई अविश्वास के भाव हैं तो हम उसे दूर करेंगे। तो ये एक प्रकार की हमने हमेशा कोशिश की है। मैंने बताया ना कि भारत ने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो। हमने अपनी तरफ से कभी भी इस बात में कमी नहीं छोड़ी है कि हम उनसे कहीं द्विपक्षीय बात करते हुए हम कभी पीछे हटे हैं, या हमने कोई हिचकिचाहट की है, या शांति का कोई जो कानूनी या लीगल कोई मुद्दा है जो भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित नहीं करता हो, वहां हमने उस चीज को स्वीकार करने में कोई समस्या या किसी प्रकार का छोटा जो हृदय है वो नहीं दिखाया है, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति का शुरू से यह प्रयास रहा है कि हमारे संबंध पड़ोसी राष्ट्रों से मधुर बने रहें, हम भी विकास करें, हमारे साथ वो मिलकर भी विकास करें। और यही कारण है कि जब बांग्लादेश से सार्क के गठन को लेकर जब जिस तरह के विचार आए, सबसे पहले हमने उनका समर्थन किया, हमने उनका स्वागत किया, ठीक है भाई। मुजीब साहब ने जैसे इन चीजों के बारे में सार्क को लेकर हम एक प्रस्ताव जब हुआ तो सबसे पहले हमने उसका ये समर्थन किया। और सार्क में आपने देखिए कि एक जितना त्याग पड़ोसी राष्ट्रों से मधुर संबंध बनाए रखने के लिए भारत ने हर संभव त्याग है वो भारत ने किया है, ठीक है। और सार्क
उसी भारत की जो पड़ोसी नीति की में जो मधुरताएं बनाए रखने के लिए एक संगठन के रूप में सार्क है, वो बन के भी सामने आया। लेकिन वही है कि कुछ, जैसे मान लीजिए अब हम भारत पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो उनका शुरू से जब उसकी विदेश नीति का मूल भाग ही भारत का विरोध है, तो हमारे लाख चाहने के बावजूद भी वह भारत से मधुर संबंध नहीं बनाता है। वो हम जब भारत पाकिस्तान के संबंध जब डिस्कशन करेंगे हम लोग, उस समय हम इस प्रश्न को पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो ये है भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं या भारतीय विदेश नीति की मूल प्रवृत्तियां, ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ विशेष भारत की विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर, जिनमें भारत और के पड़ोसी राष्ट्रों से जो जो तनाव है उन पर बात करेंगे हम सारी। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति में कुछ महत्वपूर्ण नीतियां, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है जो सुदूर पूर्वी रशिया वगैरह के साथ हमने जो की है, गुजराल डॉक्ट्रिन है, ये सारी हम लोग देखेंगे। ठीक है।